जेनर डायोड का ऑपरेशन देख लिए थे हम, ठीक है। अब जेनर डायोड के वी आई करेक्टरिस्टिक्स कर्व देखते हैं। जेनर डायोड के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। वी आई करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, ठीक है। तो जेनर डायोड की वी आई करेक्टरिस्टिक्स के ही बारे में पढ़ेंगे। वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स को कहीं पर वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। वोल्ट एम्पियर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वी आई मतलब वोल्टेज वर्सेस करेंट, तो वोल्टेज वर्सेस करेंट कर्व इज कॉल्ड वी आई कर्व, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी डिवाइस के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने पर उस डिवाइस में फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू में क्या चेंजेस होगा, उन दोनों के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कर्व ड्रॉ किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं। मतलब अप्लाइड वोल्टेज के कारण उस डिवाइस में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू में क्या चेंजेस होगा, उसको ये कर्व क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, अ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन अ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन applied voltage and flowing current, ठीक है, एंड फ्लोइंग करेंट थ्रू डिवाइस, थ्रू डायोड, थ्रू जेनर डायोड या डिवाइस जो भी बोलो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि आ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज और उस अप्लाइड वोल्टेज के कारण उसमें फ्लो होने वाला करेंट, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज और उस अप्लाइड वोल्टेज के कारण उसमें फ्लो होने वाले करेंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम क्या बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। क्या बोला मैं, अ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करेंट थ्रू डायोड इज कॉल्ड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। क्लियर हुआ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जेनर जो डायोड होता है, जेनर डायोड ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, ठीक है। आप सबको पता है, मैं बोला भी हूँ, दो वीडियो और हो चुका है, इसके लिए तीसरा वीडियो है। तो जेनर जो डायोड होता है वो ऑलवेज रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करता है, ठीक है। बट अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड मोड में अगर यूज़ करें तो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में जेनर डायोड है वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है। तो हम इसकी जो रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट करता है उसी मोड को ही हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से मैं सर्किट ऑपरेशन वाले डायग्राम को थोड़ा सा रिफ़र करूँगा ताकि उसी से कर्व बने, ठीक है। मैं रिवर्स बायस को ही फोकस करूँगा, फॉरवर्ड को तो डायोड की तरह है, आप वो कर सकते हैं। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। यहाँ से जो टर्मिनल निकला रहता है उसको एनोड बोलते हैं, यहाँ से जो टर्मिनल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। पी टाइप के रीजन को बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं, एन टाइप के रीजन को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं। तो डायोड है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है। सपोज डायोड के अक्रॉस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को हम क्या दे देते हैं, वी आर। इसमें फ्लोइंग करेंट को हम दे देते हैं आई आर। बैटरी पॉजिटिव से ही एजम्पशन कर लेते हैं कि सपोज कैथोड से किधर जा रहा है, एनोड की ओर, ठीक है। अब जंक्शन पर एक लेयर क्रिएट होता है, वो भी बना देता हूँ। उस लेयर को क्या बोलते हैं अपन, डिप्लेशन लेयर। पी टाइप रीजन पर निगेटिव आयन एक्यूमुलेटेड होता है
और एन टाइप के रीजन पर पॉजिटिव आयन के एक्यूमुलेशन होने से एक लेयर क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ये है। बाकी तो मैं कंस्ट्रक्शन डिटेल और ऑपरेशन में पूरा ले चुका हूँ। तो मैंने क्या बताया था, ठीक है, कि जब जैसे ही हम इस पी टाइप रीजन को, दैट मीन्स एनोड टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव प्लेट से और कैथोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं, ये जेनर डायोड है कौन से मोड में आ जाता है, रिवर्स बायस्ड मोड में। और रिवर्स बायस्ड मोड में आने के कारण इस जेनर डायोड के जंक्शन से स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही क्रॉस करता है। तो स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करता है, तो स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करने के कारण जंक्शन से होकर एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। वह फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट क्या कहलाता है, रिवर्स सैचुरेशन लीकेज करंट कहलाता है। बहुत कम अमाउंट का लीकेज, बहुत कम करंट फ्लो होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ऑपरेशन को ही बता रहा हूँ क्योंकि उसी से ही कर्व बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने से क्या होता है, डिवाइस के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने के बावजूद भी फ्लो होने वाले आउटपुट जो करंट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। करंट में कोई चेंजेस नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के बावजूद भी उसमें फ्लो होने वाले रिवर्स कैथोड से एनोड की भी जो फ्लो होने वाले करंट है वो अब भी कांस्टेंट रहता है। उतने ही अमाउंट में करंट का फ्लो होता है जितने अमाउंट में पहले इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा था। तो फ्लो होने वाले करंट में कोई चेंजेस दिखाई नहीं देता, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते गए, जब वी आर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गया, इतना सफिशिएंट हो गया, बहुत लार्ज वैल्यू का हो गया, सफिशिएंट वैल्यू का हो गया। तो सफिशिएंट वोल्टेज लेवल होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो क्या होंगे, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे। लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी को कौन लेगा, जंक्शन के एटम्स, जंक्शन पे जो प्रेजेंट एटम्स है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जंक्शन पे प्रेजेंट एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं। एटम्स एब्जॉर्ब करने के बाद एटम्स के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ जाता है कि वो एटम्स है वो अपने बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से उसमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होता है, जनरेट होता है। लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होने से क्या होता है, उस समय जनरेटेड कैरियर है वो लाखों करोड़ों संख्या में होता है। जनरेटेड कैरियर की संख्या इतना सफिशिएंट हो जाता है कि ये जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर के कम्प्लीटली रिमूव होने से यहाँ पर एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है, क्योंकि जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर के एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब यहाँ अगर डिप्लेशन लेयर हट गया मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया। रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया मतलब एक कंडक्टिंग पाथ की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पर एक कंडक्शन पाथ क्रिएट होगा, उस कंडक्शन पाथ से लार्ज अमाउंट में क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो जंक्शन को क्रॉस करने लगते, इसको क्रॉस करके मूव करने लगते। जैसे ही जंक्शन पे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रॉस करने लगते हैं, फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू सडनली मिनिमम से क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम हो जाता है, उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन। क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है वो अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के कारण हुआ है। तो अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ब्रेकडाउन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो फ्लो होने वाला करंट है वो सडनली कांस्टेंट मीन्स सेचुरेशन से वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम में हो जाता है।
और लार्ज वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन कंडीशन के बाद जिस सर्टेन वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन होता है, जिस सर्टेन रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज पर एक ब्रेकडाउन होता है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? जेनर वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? जेनर वोल्टेज बोलते हैं। और उस जेनर वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VZ से। क्लियर हुआ? जिस सर्टेन वोल्टेज पर इसमें ब्रेकडाउन होना मतलब सडनली करंट का मिनिमम से मैक्सिमम हो जाना। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में करंट है वो मिनिमम से मैक्सिमम राइज हो जाता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। और जिस सर्टेन रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर ये फिनोमेना अपीयर होता है, उस वोल्टेज को हम जेनर वोल्टेज बोलते हैं। और उस जेनर वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम VZ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? अब अगर हम अगर अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को हम अगर VZ से भी ज़्यादा बढ़ाएं, जेनर वोल्टेज से अगर एबव इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एबव इंक्रीज करने के बावजूद भी इस डायोड में इस अप्लाइड वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस डायोड के अक्रॉस एक वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। बट फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है क्या होने लगता है? बढ़ते रहता है। तो अपने अंदर अपने टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को एक कांस्टेंट मेंटेन कर लेता है। तो अपने अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने की प्रॉपर्टी के कारण ही इस जेनर डायोड को हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या फिर रेफरेंस वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या फिर रेफरेंस वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर या फिर वोल्टेज रेगुलेटर, इस सब सर्किट की तरह हम उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जैसे ही वो जेनर डायोड है वो ब्रेकडाउन कंडीशन में अपीयर होता है, वो अपने अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन कर देता है। तो अपने अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखने की जो प्रॉपर्टी है, वही इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह या फिर रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह या फिर एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज़फुल होने में एबल बनाता है। तो ये हमारा जेनर डायोड का एक ऑपरेशन को फिर से बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसी ऑपरेशन के बेस पर ही इसमें VI कर्व है वो बनेंगे। अब देखते हैं इसका VI कर्व। सॉरी, क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ये अब VI कर्व पढ़ते हैं अपन। जैसे कि आप सबको बताया हूँ कि जेनर डायोड है ओनली रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है। ठीक है? तो रिवर्स वोल्टेज मतलब निगेटिव वोल्टेज, रिवर्स डायरेक्शन मतलब निगेटिव वोल्टेज। ठीक है? और रिवर्स बायस्ड कंडीशन में करंट का फ्लो है वो उसके कैथोड से एनोड की ओर होता है। कैथोड से एनोड की ओर होना मतलब निगेटिव डायरेक्शन में होना। निगेटिव डायरेक्शन में होता है, इस कारण उसमें फ्लोइंग जो करंट है, रिवर्स डायरेक्ट है, वो निगेटिव, इस कारण इसको थर्ड क्वाड्रेंट में डाल दिया। तो निगेटिव वोल्टेज और निगेटिव कर्व, तो ये वोल्टेज वर्सेस कर्व, करंट कर्व। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में डायोड में फ्लो होने वाले करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करते हैं, उसी को VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने क्या बताया? जैसे ही हम उसमें एक्सटर्नल DC वोल्टेज लगाते हैं, रिवर्स बायस्ड में होने के कारण ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बस जंक्शन को क्रॉस करता है। जंक्शन को क्रॉस करने वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होती है, इस कारण फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बहुत ही कम होता है। अब जैसे जैसे इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ने लगता है। ठीक है? बट वोल्टेज इंक्रीज करने से इस फ्लोइंग करंट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट दिखाई नहीं देता है। नेग्लिजिबल चेंजेस, नहीं के बराबर चेंजेस होता है।
दैट मीन्स फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मान लिया जाए स्टार्टिंग में इस वोल्टेज पर इतना करंट फ्लो हो रहा था, ये करंट इतना करंट फ्लो हो रहा था इतना, तो अब इधर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे ऐसे, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा, करंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है। हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बट करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाता है, एक समय आता है कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाता है कि सफिशिएंट रिवर्स वोल्टेज के कारण एक लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है, और उस प्रोड्यूस्ड लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जंक्शन के एटम एब्जॉर्ब करते हैं। जंक्शन के एटम एब्जॉर्ब करने के बाद एटम के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी आ जाता है कि वो एटम अपने कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने लगता है। कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने से उसमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर है वो क्या होता है, जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। जैसे ही डिप्लेशन लेयर कम्प्लीटली रिमूव होंगे एक कंडक्शन पाथ बन जाएगा, और उस कंडक्शन पाथ बनने से उसमें लार्ज वैल्यू के इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो। तो सपोज वी आर की वैल्यू है वो क्या होता है, जेनर वोल्टेज के बराबर हो जाता है। जेनर वोल्टेज मतलब वह वोल्टेज जिस पर ब्रेक डाउन होता है। तो बढ़ाते गए, एक समय ऐसा आया कि वोल्टेज की वैल्यू इतना सफिशिएंट हो गया कि इस लार्ज वोल्टेज की वैल्यू से उसमें लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए, और उस लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने से एक दो इलेक्ट्रॉन होल नहीं हुए, लाखों करोड़ों से की संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ। जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर लार्ज वैल्यू का एक इलेक्ट्रिकल करंट है उसका फ्लो होना शुरू हो गया था। देखो इस वोल्टेज पर आया तो करंट यहाँ था, ये मिनिमम करंट था। मान लीजिए इसको मार्किंग कर दूँ मैं ऐसा, तो ये जेनर करंट है, तो मान जाए इसको आई जेड मिनिमम दे, तो मिनिमम करंट, मिनिमम इतना करंट था, अब कितना हो गया, इतना। तो सडनली मिनिमम से क्या हो गया, करंट की वैल्यू इतना है, अब क्या हो गया, इतना हो गया। तो सडनली करंट की वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो करंट का वैल्यू मिनिमम से क्या हो गया, राइज होकर ये आई जेड मैक्सिमम तक चला गया। तो सडनली करंट का मिनिमम से क्या हो जाना, मैक्सिमम ही क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन कहलाता है। तो ये वाला ब्रेक डाउन क्या है, जेनर ब्रेक डाउन। क्यों जेनर ब्रेक डाउन बोले, क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन है वो अप्लाइड वोल्टेज के कारण होता है, और ये वी जेड है वो क्या कहलाएगा, वी जेड क्या कहलाएंगे, जेनर वोल्टेज, जेनर वोल्टेज कहलाएंगे। ठीक है, और जेनर वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे, वह वोल्टेज वह रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज होता है। ठीक है, एट विच क्या होता है, क्या ऑकर होता है, ब्रेक डाउन फिनोमेना ऑकर होता है। ठीक है, तो जिस रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज पर ब्रेक डाउन की फिनोमेना अपीयर होता है, दिखाई देता है, उस पर्टिकुलर रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज, और उसको किससे डिनोट करते हैं, वी जेड। तो देखो जब वी आर की वैल्यू इस वी जेड के बराबर हुआ, वी जेड के बराबर हुआ, तब उसमें ब्रेक डाउन हुआ, और जब ब्रेक डाउन हुआ तो करेंट का वैल्यू आई जेड मिनिमम था ना, वो आई जेड मिनिमम से कहाँ से चला गया, आई जेड मैक्सिमम। तो यहाँ करेंट था इतना करेंट था, वो इतना हो गया। तो करेंट का सडनली इंक्रीज हो जाना, सडन इंक्रीमेंट ऑफ फ्लोइंग करंट फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। तो कोई भी अब लाइफ में आपको पूछेंगे ना कि ब्रेक डाउन क्या होता है करके, तो जब फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम में सडनली इंक्रीज हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन कहलाता है। और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये ब्रेक डाउन की फिनोमेना होता है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे,
ये जेनर ब्रेकडाउन है तो उस वोल्टेज को जेनर वोल्टेज बोलेंगे। अब जेनर ब्रेकडाउन के केस में करंट है जो मिनिमम से कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम में हो गया। अब अगर हम उस डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू वी आर को अगर जेनर वोल्टेज से भी अगर हम ज़्यादा बढ़ाते हैं, वी जेड से भी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वी जेड से ज़्यादा इंक्रीज़ करने पर उसमें उसमें वोल्टेज का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। एबव जब वी आर जब ग्रेटर देन होता है वी जेड से जब ज़्यादा है तो नो एनी इफेक्ट ऑन डिवाइस, नो एनी इफेक्ट ऑन डिवाइस में कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बट करंट की वैल्यू क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। करंट की वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, बट इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। तो अपने अंदर वोल्टेज की वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन कर दिया। तो अपने अंदर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने की प्रॉपर्टी ही क्या करता है, इसको यूज़फुल बनाता है वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स के रूप में, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के रूप में। तो ये था आपका जेनर डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक। तो जेनर ब्रेकडाउन ओनली क्या होता है, ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कई बार जेनर ब्रेकडाउन बस को भी पूछ सकता है ना, जेनर डायोड ना हो करके वो घटना को, तो भी आप ये बताएंगे वोल्टेज वाला पूरा ऑपरेशन समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा ऑपरेशन ही इसका क्या है, जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना, ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज के कारण होता है या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, वही क्या कहलाता है, जेनर ब्रेकडाउन। मैं सोचता हूँ कि आप सबको क्लियर हुआ होगा, पढ़ाई में मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, यही सबसे बड़ा रिस्पांस है। कहीं पर डाउट है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।